नमस्कार दोस्तों, 19 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज डिस्कशन है। पहला है बिगिनिंग ऑफ न्यू इस्लामिक ईयर मुहर्रम 2021। देखिए, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर में पहला मंथ होता है और आप कह सकते हो कि ओवरऑल इट इज कंसीडर्ड टू बी द होलीएस्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर आफ्टर रमजान। अगर आप देखें तो इस्लामिक कैलेंडर जो कि मुस्लिम कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें टोटल 4 महीनों को सैक्रेड महीना माना जाता है, जिसमें जो सबसे ज्यादा सैक्रेड मंथ होता है वो होता है रमजान का महीना, और दूसरे नंबर का जो सबसे सैक्रेड महीना होता है वो होता है मुहर्रम का महीना। और मुहर्रम के महीने में जो 10वां दिन है, उस 10वें दिन को डे ऑफ अशूरा कहा जाता है। इस दिन जो मुस्लिम्स हैं वो मॉर्निंग करते हैं, दुख मनाते हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया में इस डे ऑफ अशूरा को और मुहर्रम के फेस्टिवल को मुस्लिम्स मनाते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अशूरा की कोई एक डेट आप सेट नहीं कर सकते। कभी कभी एक डे से इधर उधर हो जाता है ये दिन, और इट डिपेंड्स कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मून की साइटिंग कब होती है, तो उस हिसाब से आप अशूरा की डेट को तय करते हो ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तब खास बात यह है कि मुहर्रम नाम के शब्द का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है नॉट परमिटेड, फॉरबिडन। इस्लाम धर्म में जो फॉरबिडन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स में मान्यता है कि मुहर्रम के महीने में हम किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े में, वॉरफेयर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम लोग अपनी पूजा अर्चना करेंगे, प्रेयर करेंगे और अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, अपना देखेंगे कि हाँ भाई हमारे में क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। आप देखो तो जो पहला मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का, मुहर्रम 2021 का, वो इस बार ट्यूसडे 10 अगस्त 2021 को शुरू की हुआ है, और इसके हिसाब से जो 10वां दिन पड़ेगा, डे ऑफ अशूरा, ये पड़ेगा 19 अगस्त को। ठीक है भाई, तो आज कौन सी तारीख है? आज 19 अगस्त है, इसलिए हम लोग इस पर्टिकुलर न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। मुहर्रम के बारे में अगर आप कुछ और इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो देखिए, इमाम हुसैन अली साहब, ये कौन थे? ही इज बिलीव टू बी द थर्ड इमाम ऑफ शिया कम्युनिटी। शिया कम्युनिटी में इनको प्रॉफिट मोहम्मद का ग्रैंडसन माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि 19 अगस्त वाले दिन ही बैटल ऑफ करबला हुआ था। किसके साथ हुआ था बैटल ऑफ करबला? कैलिफ याजिद 680 एडी में। ये जो बैटल ऑफ करबला है, ये मॉडर्न डे इराक में हुआ था। तो यहां पे ऐसा बोला जाता है कि इमाम हुसैन अली साहब की मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु को मौन किया जाता है, दुख मनाया जाता है उसका मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। और जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने आप को फ्लैगलेट करते हैं, कोड़े मारते हैं अपने आप को, और ये थोड़ी डेंजरस एक्सरसाइज होती है। बॉडीज कट जाती हैं, कभी कभी लोगों की जान भी चली जाती है। तो बेसिकली अपनी बॉडी को मड में कवर करके, बॉनफायर जला के, अपनी बॉडी को मार मार के, फ्लैगलेट करके काटना, ये बैटल ऑफ करबला में जो इमाम हुसैन अली साहब की मृत्यु हुई थी, इसको याद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग करबला में जो इमाम हुसैन साहब की जो श्राइन है वहां पे भी विजिट करते हैं। तो ये जो इमाम हुसैन साहब की डेथ है, इसको शिया कम्युनिटी में माना जाता है एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, टिरैनी एंड ऑपरेशन। वहीं पे सुन्नी मुस्लिम्स में 9th डे, 10th डे और 11th डे ऑफ मुहर्रम में क्या किया जाता है? मुस्लिम्स फास्ट करते हैं। ठीक है, फास्टिंग। तो सुन्नी कम्युनिटी फास्ट करके इसको मनाती है और शिया कम्युनिटी फ्लैगलेट करके। ठीक है भाई, तो ये कुछ बेसिक इन्फो है जनरल स्टडीज पेपर वन इंडियन हेरिटेज और कल्चर में, पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर जरूर करिए, इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। harshitdvedi.com पे जाके आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। उस आर्टिकल का लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर सकता हूं। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में अगर हो सके तो ज्वाइन करें, आपके ज्वाइन करने से काफी मदद मिलती है। सो प्लीज ज्वाइन इन एज मच नंबर्स एज पॉसिबल। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेट्स वुमेन सिट फॉर एनडीए एग्जाम। ये न्यूज मैंने वैसे भी कल बहुत डिटेल में डिस्कस की है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने आपको बताया था आसान शब्दों में, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम्पल से, फिर ये जो आपका सीडीएस का नोटिफिकेशन आया था इसके एग्जाम्पल से, कि कैसे सीडीएस के नोटिफिकेशन में केवल ओटीए में वुमेन कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में वुमेन कैंडिडेट्स अलाउ ही नहीं है। कौन कौन से ऐसे एग्जाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी के या फिर सीडीएस के जिसमें वुमेन अलाउड है। ओवरऑल अगर एक वुमेन को कॉम्बैट विंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो उसको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच ऑफ जस्टिस एसके कौल है और ऋषिकेश रॉय है, इन्होंने सरकार से बोला कि आप डबल गेम क्यों खेल रहे हैं। अगर आपने एयरफोर्स में कॉम्बैट मिशन में परमिशन दे रखी है वुमेन को सर्व करने की, तो आप एनडीए के थ्रू उनको डायरेक्टली रिक्रूट क्यों नहीं करते? आप सीडीएस एग्जाम के थ्रू उनको डायरेक्टली रिक्रूट क्यों नहीं करते?
जो अभी के लिए रिक्रूटमेंट होता है वुमेन का, वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से होता है। एफकैट का एग्जाम देके होता है। एफकैट में भी बहुत सारी कैपेसिटीज हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जनरल। तो वाई वुमेन आर नॉट अलाउड टू सिट डायरेक्टली इन एनडीए एग्जाम एंड डायरेक्टली फॉर द ऑफिसर्स पोस्ट इन सीडीएस एग्जाम, ये एक सवाल है। और अभी के लिए एनडीए का जो एग्जाम होने वाला है, इसको इसमें बैठने की परमिशन दे दी गई है किसको? वुमेन कैंडिडेट्स को। अच्छा, एक और बात, एनडीए का एग्जाम पहले शायद 5 सितंबर को शेड्यूल था, लेकिन पैंडेमिक के चलते इसको एक्सटेंड किया गया है। 14 नवंबर 2021 को होगा। तो हर जगह पे 5 सितंबर लिखा हुआ है। मैंने कल की अपनी वीडियो में भी 5 सितंबर बताया, बट मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम 14 नवंबर 2021 को हो रहा है। बहरहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज है कि ओवरऑल वुमेन का क्या रोल है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। अच्छा, जो सीनियर मेल आर्मी ऑफिसर्स हैं, मेल आर्मी ऑफिसर्स के आप देखिए ओवरऑल कॉम्बैट मोड में तो मेल आर्मी ऑफिसर्स ही हैं। अब ये मेल आर्मी ऑफिसर्स का क्या बोलना है कि भाई आप वुमेन को कॉम्बैट मोड में क्यों नहीं रिक्रूट कर रहे हो? तो भैया सबसे खास बात है कि जो लीडरशिप रोल्स में वुमेन होंगी, मेल सोल्जर्स उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। अब ये पुलिस से थोड़ा अलग है। पुलिस में क्या है कि एक आईपीएस एक महिला हो सकती है और वो महिला आपका ऑर्डर दे सकती है नीचे के ऑफिशियल को और ऑफिशियल को बात माननी पड़ेगी। लेकिन आर्मी में हिसाब अलग है। आर्मी में जो प्लेटून कमांडर होता है, रेजिमेंट कमांडर होता है, उस कमांडर की बात नीचे के आर्म्ड फोर्सेस को लोग मानेंगे नहीं मानेंगे ये पता नहीं। तो अभी के लिए जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है वो कम है। लेकिन यहाँ पे वुमेन लीडर्स का ये बोलना है कि भाई ओवरऑल कमांड तो पोस्ट पे डिपेंड करती है, इस बात पे थोड़ा डिपेंड करती है कि कौन से जेंडर का बंदा वहां बैठा है, एक लड़की बैठी है एक लड़का बैठा है। तो ये बात तो देखिए सही है। लेकिन जो मेन और जो बड़े मुद्दे हैं वो है वुल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन सोल्जर्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब आपको पता है कि किस प्रकार की पोस्टिंग्स होती है हमारी इंडियन आर्मी के पर्सनल्स पे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पोस्टिंग है। कभी कभी पाकिस्तानी आर्मी, चाइनीज आर्मी हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स को पकड़ सकते हैं। तो अगर किसी वुमेन को पकड़ लिया तो उसके साथ किस हद तक का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है ये सोचा भी नहीं जा सकता। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। बट वॉर में तो सब कुछ ही होता है, कोई नियम कानून तो है नहीं। अब सौरभ कालिया जो कि कारगिल वॉर से पहले गश्त लगाने गए थे, उनको किडनैप कर लिया पाकिस्तानियों ने और इतना टॉर्चर किया, मतलब प्राइवेट पार्ट्स तक काटे। मतलब इस हद के हरामखोर हैं हमारे दुश्मन। तो ऐसे केसेस में आर्मी ऑफिसर्स का ये बोलना है कि अगर एक वुमेन कैप्चर हो जाती है एक एनिमी के हाथ में तो उसके साथ क्या क्या करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए भी वुमेन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। हालांकि देखिए दर्द सबको होता है, एक मेल मेंबर को भी जब किडनैप करके टॉर्चर किया जाता है दर्द उसको भी होता है, ठीक है। तो ह्यूमन एंगल यहाँ पे भी आता है। बट फिर भी फीमेल्स के साथ एक डिग्निटी का एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, एक डिग्निफाइड एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए शायद आर्मी पर्सनल्स मना कर रहे हैं इस बात को लेके। फिर फिजिकल फिटनेस की लिमिटेशन, मतलब कि अगर आप ट्रेडिशनली देखें और इनफैक्ट जेनेटिकली भी देखें तो एक मेल ह्यूमन बॉडी और एक फीमेल ह्यूमन बॉडी, मेल ह्यूमन बॉडी फिजिकली थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है फीमेल ह्यूमन बॉडी से। हालांकि एक से एक आपके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल हूँ पीवी सिंधु का, तो पीवी सिंधु इतनी स्ट्रांग है कि मार अच्छे अच्छे लड़कों को थप्पड़ मार के गिरा दे। भाई इतना फिजिकल फिटनेस है पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा जैसे लोगों के हाथ में कितनी ताकत होगी। वो स्पोर्ट्समैन एथलीट्स हैं। तो फिजिकल फिटनेस तो देखिए बढ़ाई जा सकती है, बट फिर भी एक जनरल ट्रेंड लिया जाए, जनरल ट्रेंड ये बोला जाता है कि एक आदमी की बॉडी एक औरत की बॉडी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो एक ये रीजन बताया जा रहा है। दूसरा, आर्मी में स्लीपिंग अरेंजमेंट्स, टॉयलेट्स, ये सब मेल के हिसाब से तैयार किए गए। फीमेल्स के लिए अभी के लिए अलग अरेंजमेंट है नहीं, अभी अलग इंफ्रास्ट्रक्चर फीमेल्स के लिए तैयार है नहीं। इसलिए इस समय पे आर्म्ड फोर्सेस फीमेल के लिए तैयार है या नहीं है, तो भैया सीनियर आर्मी ऑफिसर्स बोल रहे हैं नहीं तैयार है। लेकिन हाँ, फीमेल जरूर आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार है। अब देखते हैं धीरे धीरे कैसे कॉम्बैट मोड में, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये है कि भाई ऑफिसर रैंक में कॉम्बैट रोल्स में वुमेन कब जाएंगी, इनफैक्ट कॉम्बैट रोल्स में ओवरऑल वुमेन कब जाएंगी। बैक एंड में तो डेफिनेटली वुमेन सपोर्ट करेंगी, ओके। तो अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई हो रही है, आगे जंग पे हमारे मेल सोल्जर्स लड़ रहे हैं, तो बैक एंड में वुमेन, ठीक है ना, एम्यूनिशंस को डिलीवर करना, जो घायल कैदी हैं उनको फर्स्ट एड देना, ये सब तो वुमेन करेंगी। बट एक्टिवली लाइन ऑफ कंट्रोल पे या फिर बॉर्डर पे जाके लड़ना, ये कॉम्बैट मोड वाला काम कब दिया जाएगा वुमेन को, ये देखना बाकी। देखिए दिया जाएगा, इट विल बी गिवन, कब दिया जाएगा ये एक सवाल है। जनरल स्टडीज पेपर 2, फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, जनरल स्टडीज पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 1, सब में आपको ये न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स रैटिफिकेशन ऑफ किगाली एग्रीमेंट। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन को लेयर को बनाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था,
और फिर बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसका नाम था किगाली एग्रीमेंट, अक्टूबर 2016 किगाली में। किगाली शहर कौन से देश में, आप मुझे ये बताइए बिना कुछ सर्च मारे। तो आप समझिए, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये किगाली एग्रीमेंट, इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहो जाके देख सकते हो। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों थी, तो वो सारे सब्सटेंसेस जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते थे उनको खत्म करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हुआ करते थे इनको भी हटा दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इंडिया ने ज्वाइन किया था कब, 19 जून 1992 को, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जितनी भी कंडीशंस थी वो इंडिया ने पूरी कर ली हैं। लेकिन हुआ ये कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको क्यों एलिमिनेट किया गया, क्योंकि इसमें क्लोरीन था, ठीक है। अब क्लोरीन को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का काम करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट चाहिए, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि भैया इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा है। तब ये समझ में आया कि ये तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ग्लोबल वार्मिंग में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तब आया यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट। तो किगाली एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक अमेंडमेंट है जिसमें सीएफसी की बजाय जब एचएफसी आया था, अब इन एचएफसी को भी एलिमिनेट करने की बात की जा रही ताकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ना हो। और यहाँ पे यही हुआ है, इंडिया ने इसी किगाली एग्रीमेंट को, जिसको 2016 में साइन किया गया था, रेटिफाई कर दिया है। मतलब रेटिफिकेशन के बाद अब किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो जो भी लिखा है उन सारे प्रोविजंस को इंडिया को मानना पड़ेगा। हालांकि किगाली शहर कहाँ है, ये यहीं पे लिखा हुआ है, रवांडा। फिर क्या लिखा हुआ है, अगर एचएफसी फेज डाउन होता है तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे, इससे हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे। ठीक है भाई। अब साफ साफ ये है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एचएफसी बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे एचएफसी के प्रोडक्शन को कम करेंगी। हम लोग नॉन एचएफसी टेक्नोलॉजीज पे धीरे धीरे स्विच करेंगे, यही सब यहाँ पे बताया जा रहा है। एचएफसीज के कम होने से ऐसा बताया जा रहा है कि 105 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर से कम कर दिया जाएगा, और इससे ओवरऑल 2100 तक 0.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। तो अगर आप एचएफसी के अल्टरनेटिव्स ढूंढ लेते हो, खासकर लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और एनर्जी एफिशिएंट ऑप्शंस, तो डेफिनेटली जो ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट जो फाइट है हम इसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। इसको ऑनगोइंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के साथ जोड़ना, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स लेके आना, ये सब टारगेट है यहाँ पे इंडिया का किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई करने का। तो अब जितने भी इक्विपमेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सब नॉन एचएफसी इनपुट्स को इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के इस्तेमाल को धीरे धीरे करके एक शेड्यूल के हिसाब से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2-3 में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज, टीसीएस बन गई है दूसरी इंडियन कंपनी टू क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 13 लाख करोड़। अब आप बोलोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो मान लो आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, आपने कंपनी खोली, आपने कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया, और आईपीओ लॉन्च करने के बाद आपकी कंपनी के 1 लाख शेयर मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। और मान लो वो 1 लाख शेयर, हर शेयर 10 रुपए का है, तो कितना हो गया, 10 लाख। तो 10 लाख रुपए के शेयर्स आपके मार्केट में घूम रहे हैं आपकी कंपनी के, तो ये हो जाएगा आपकी कंपनी का एम कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन एग्रीगेट वैल्यूएशन होता है कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ करंट शेयर प्राइस। क्योंकि हो सकता है कि जब आपने शेयर मार्केट में उतारा हो तो केवल 2 रुपए का हो, आज वो मार्केट फोर्सेस की वजह से 10 रुपए का हो गया हो, ठीक है भाई। तो जो भी आपके करंट मार्केट शेयर है, मार्केट प्राइस है शेयर्स का, उसको आउटस्टैंडिंग स्टॉक से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग स्टॉक मतलब कि आपकी कंपनी के जो स्टॉक्स कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स ने या किसी भी रिटेलर ने या फिर खुद आपके जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं जिनको आपने शेयर दे रखा है एज अ सैलरी, तो टोटल जितने भी आपकी कंपनी के शेयर्स किसी भी और पार्टी ने होल्ड कर रखे हैं उनको उनके करंट मार्केट पोजीशन से, मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा मार्केट कैप। तो फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी के 20 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, मतलब किसी एक कंपनी के 2 करोड़ शेयर्स को किसी और इन्वेस्टर ने खरीद रखा है, तो ये 2 करोड़ शेयर इंटू प्रति शेयर 100 रुपए, अगर मान लो करंट मार्केट प्राइस एक शेयर का 100 रुपए का है, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगा कंपनी का, 2 करोड़ इंटू 100, 200 करोड़ रुपए। तो यही न्यूज है कि यहाँ पे जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 13 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस कर गया। आज तक 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली इंडिया में एक ही कंपनी है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद कौन सी बनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
पहली बार स्टॉक 17 साल पहले लॉन्च किया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। अब वो 13 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर रहे हैं। रिलायंस के बाद दूसरी कंपनी जिसने 13 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस किया है। टीसीएस का एक शेयर इस समय पे मार्केट में बिक रहा है 3552.4 रुपीज का। उसका जो रिकॉर्ड हाई गया था वो गया था 3560 रुपए। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन टीसीएस का क्या है? 13.14 लाख करोड़, 13.14 लाख करोड़। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना है? 13.7 लाख करोड़। मतलब टीसीएस रिलायंस से ज्यादा पीछे नहीं है। टीसीएस मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है। ओवरऑल आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप का ये पार्ट है। 149 लोकेशंस में लोकेटेड है 46 कंट्रीज में। 2015 में 64th प्लेस था इसका इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज और 11th रैंक थी फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट में 2018 में। सबसे खास बात यह है कि एज ऑफ फरवरी 2021 दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज की कंपनी है टीसीएस बाय मींस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है भाई, ये एक न्यूज थी जीएस पेपर 3 में आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, आसाम डिटेंशन सेंटर्स फॉर फॉरेनर्स रीनेम ट्रांजिट कैंप। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस में आप तक आपको कई बार समझा चुका हूं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस एक ऐसा सर्वे हुआ है जिसमें आसाम के रहने वाले लोगों को चेक किया गया और देखा गया कि कहीं वो किसी और देश से आके तो इंडिया में सेटल नहीं हुए हैं। और अगर आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में नाम नहीं आया है तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप अपनी सिटीजनशिप को प्रूव नहीं कर पाए हो। तो फिर आपका केस किसके पास जाएगा? फॉरेनर ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। याद रखिए, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन निकाला गया आसाम में, अगर उसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया का नागरिक नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इंडिया का नागरिक है या फिर एक फॉरेनर है, ये डिसाइड करने की ताकत केवल फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स के पास है। और फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स क्या है? ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जो कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर बनाई गई है। तो जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम एनआरसी में नहीं आता है तो सरकार उसका नाम फाइल कर देती है, भेज देती है फॉरेनर ट्राइब्यूनल को। फिर इस फॉरेनर ट्राइब्यूनल में वो पर्टिकुलर पर्सन जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाता है और ये बोलता है कि भाई देखिए, मैं तो इस देश का नागरिक हूं, मुझे नागरिकता दीजिए। फिर फाइनली फॉरेनर ट्राइब्यूनल ये डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन देश का नागरिक है या नहीं है। समझ गए? तो इस बात को याद रखिएगा, द नॉन इंक्लूजन ऑफ अ पर्सन्स नेम इन एनआरसी डज नॉट इटसेल्फ अमाउंट फॉर हिम टू बी डिक्लेयर्ड अ फॉरेनर। तो अगर आपका एनआरसी में नाम नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरेनर नहीं हो। जब तक फॉरेनर ट्राइब्यूनल ये रूलिंग नहीं देता कि आप फॉरेनर हो तब तक आप फॉरेनर डिक्लेयर नहीं होगे। अगर आप बात करो फॉरेनर ट्राइब्यूनल की तो उसका सिविल कोड की पावर है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये किसी भी पर्सन को समन कर सकता है, उसकी अटेंडेंस ले सकता है, उससे ओथ पे कोई ना कोई स्टेटमेंट ले सकता है। अगर फॉरेनर ट्राइब्यूनल किसी डॉक्यूमेंट को मांगना चाहता है खंगालने के लिए तो डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकता है, किसी विटनेस को एग्जामिन कर सकता है, वगैरह वगैरह। अब हुआ यह है कि आसाम में जो डिटेंशन सेंटर्स है फॉरेनर्स के लिए, ठीक है ना, या फिर कोई एक ऐसा सेंटर जिसको एक्चुअली में एक ऐसा जगह बनाई गई है जहां पे सो कॉल्ड फॉरेनर्स को रखा गया है, इनको अब नाम दिया गया है ट्रांजिट कैंप। डिटेंशन सेंटर्स बहुत गलत नाम लगता है। एक्चुअली में जो डिटेंशन सेंटर्स हैं ये क्या दिखाते हैं? डिटेंशन सेंटर्स में मास एग्जीक्यूशन होते हैं। चाइना बहुत सारे डिटेंशन सेंटर चलाता है उइगुर मुसलमानों के अगेंस्ट जिनजियांग प्रोविंस में। तो कुल मिला के जो डिटेंशन सेंटर नाम का शब्द है इसको अब ट्रांजिट कैंप कहा जाएगा आसाम में। ऐसे 6 ट्रांजिट कैंप्स काम करने हैं सेंट्रल जेल्स ऑफ डिब्रूगढ़, गोवालपाड़ा, जोरहट, कोकराझार, सिलचर और तेजपुर में। एक और स्टैंड अलोन ट्रांजिट कैंप बन रहा है जिसको डिटेंशन सेंटर लिखा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी है 3000 फॉरेनर्स। कहां बन रहा है? अगिया गोवालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुल मिला के यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई सीधी सीधी बात है, अगर फॉरेनर ट्राइब्यूनल में आपका केस गया है कि भाई आप इंडिया के हो या नहीं हो और वहां पे आप केस हार जाते हो तो केस हारने के बाद आपको जाके इन जेलों में बंद कर दिया जाएगा, इन डिटेंशन सेंटर्स बोल लीजिए, ट्रांजिट कैंप में बंद कर दिया जाएगा और आपके फॉर्मल डिपोर्टेशन की एक रिक्वेस्ट चलाई जाएगी आपकी ओरिजिन कंट्री के साथ। तो मान लो इंडिया में एनआरसी में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं आया और वो गया फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने, और फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने भी केस के बाद बोल दिया कि भाई तुम तो बांग्लादेशी, तुम इंडिया के नहीं हो, तो उनको हम वापस डिपोर्ट करेंगे। तो फिर वो आदमी बाहर खुला नहीं घूम सकता, उसको एक डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा। तो इसीलिए डिटेंशन सेंटर्स जिनको अब ट्रांजिट कैंप कहा जा रहा है ये बनाए गए। ठीक है भाई, तो नाम बदल के इनका ट्रांजिट कैंप कर दिया गया। जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में ये पर्टिकुलर न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट है वानचुआ फेस्टिवल। देखिए वानचुआ फेस्टिवल एक ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल है। इसको तीवा ट्राइब्समैन मनाते हैं। कहाँ पे? बहुत सारे स्टेट्स में, मैं बताता हूँ कौन कौन से। तो तीवा ट्राइब्समैन ये ट्रेडिशनल डांस करते हैं। वानचुआ फेस्टिवल बोला जाता है, क्यों? क्योंकि भाई ये चाहते हैं कि
ये जो क्रॉप पैदा कर रहे हैं अपने इलाकों में, इस क्रॉप में इनको बम्पर हार्वेस्ट मिले। अभी के लिए जो फोटो है ये कार्बी एंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम की, वहां पे मॉर्टन विलेज की फोटो है। फिर आगे देखिए इसके बारे में और क्या क्या जानकारी दे रखी है। वांचुआ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तिवा ट्राइब्समैन के द्वारा। गुड हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं ये। यहाँ पे सॉन्ग्स होते हैं, डांसेस होते हैं, बंच ऑफ रिचुअल्स होते हैं, लोग अपनी नेटिव अटायर्स पहन के आते हैं और यहाँ पे डांस वगैरह करते हैं। इनका काम क्या है, ये नेचर से मांगते हैं अपने लिए एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट। अपने डीटीज की पूजा करते हैं। डीटीज की पूजा कहते हैं तो पिग स्कल्स और बोन्स को डीटी समझ के ये लोग पूजा करते हैं। ओवरऑल एक पेस्ट बनाते हैं राइस पाउडर का, उसको अपने शरीर पे थोपते हैं, एक प्रॉपर अटायर बना के वो यहाँ पे नाचते हैं। इनके हाथ में बैम्बू स्टिक्स होती है, राइस पाउडर को बीट करते हैं रिदमिकली, ओवरऑल सर्कल में घूमते हैं। तो ये फेस्टिवल है आपका वांचुआ, तिवा ट्राइब का फेस्टिवल है। अब बात ये कि भाई तिवा ट्राइब कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसको लालुंग भी बोला जाता है। तो तिवा ट्राइब हो चाहे लालुंग हो, एक ही बात है। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आसाम में पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के भी कुछ भागों में पाई जाती हैं। अब आसाम में तिवा लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। तो जब आपको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंटल स्कीम्स का बेनिफिट मिल जाता है, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाता है स्टेट के एग्जामों में। अब ओवरऑल इस तिवा ट्राइब को सेंटर के एग्जामों में रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेंटर वाली लिस्ट में इसका नाम है कि नहीं है। लेकिन मेघालय में तिवा ट्राइब को एसटी स्टेटस नहीं दिया गया। इसके चलते शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो भी स्कीम मेघालय में चलेगी उसका बेनिफिट ये तिवा ट्राइब्स नहीं उठा पाएंगे, लेकिन आसाम में इनको एसटी स्टेटस दिया गया। तिवा ट्राइब को दो सब ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है भाई हिल तिवा, एक है आपका प्लेन्स तिवा, और इनके अपने खुद के अलग अलग कल्चरल फीचर्स हैं। जनरल स्टडीज पेपर और इंडियन हेरिटेज और कल्चर में चीज काम आएगी। फिर आखिरी न्यूज, चाइना कॉल्स फॉर कर्ब्स ऑन एक्सेसिव इनकम। देखिए थोड़ी कम्युनिस्ट टाइप की अप्रोच यहाँ पे चाइना दिखाने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने एक फाइनेंस और इकोनॉमिक मीटिंग में बोला कि भाई हमको मॉडरेट वेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत को पकड़ना है, कॉमन प्रॉस्पेरिटी के सिद्धांत को पकड़ना है। इस मीटिंग में क्या बात हुई, रीजनेबल एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेसिव इनकम्स एंड इनकरेजिंग हाई इनकम ग्रुप्स एंड बिजनेसेस टू रिटर्न टू सोसाइटी, रिटर्न मोर टू सोसाइटी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि चाइना में ओवरऑल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ओपन इकोनॉमी है और कैपिटलिज्म में एक पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेयर जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, तो वह फिर अपने हिसाब से चीजें करने लगता है और कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। तो अब चाइना, देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बड़े जबरदस्त तरीके से अपने आप को इवॉल्व करती है। आज की डेट में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज्यादा किससे नुकसान है, वो गरीब लोग जो कि भूखे मर रहे हैं चाइना में, वो सरकार के खिलाफ रेवोल्यूशन कर सकते हैं। तो अब यहां पे ओवरऑल आप देखोगे तो जी जिनपिंग क्या नारा दे रहे हैं कि भाई वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करो, वेल्थ इक्विटेबली होनी चाहिए सोसाइटी में। मतलब कुछ लोग हद से ज्यादा गरीब, मतलब अमीर हुए जा रहे हैं, $50 बिलियन, $80 बिलियन, $100 बिलियन, कोई हिसाब ही नहीं कितनी दौलत है, और कुछ लोग भूखे नंगे मर रहे हैं। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी है ना, इस प्रॉस्पेरिटी को आपको इक्वली शेयर करना है, कॉमन प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके चाइना में कुछ ऐसे नियम कानून लाए जाएंगे जिससे जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमीर लोग हैं उनको एक्सेसिव इनकम कमाने से रोका जाएगा और उनकी एक्स्ट्रा इनकम को जैसे तैसे करके गरीब लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। चाइना की 140 करोड़ की आबादी में अगर आप देखो तो टॉप 10% आबादी 41% नेशनल इनकम कमाती है, और आप देखोगे कि जो लोअर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, जो सबसे गरीब 50% आबादी है, वो अगर आप देखोगे तो उसकी नेशनल इनकम केवल 15% है। मतलब नेशनल इनकम का 15% ही उसके पास जाता है। तो जो लोअर हाफ है, जो नीचे के 50% लोग हैं, वो 1978 में नेशनल इनकम का 27% था, उनके पास 15% ही बचा है। और जो टॉप के 10% है चाइना के, उनके पास 1978 में नेशनल इनकम का 27% था, अब 41% आ चुका है। मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट ने एक नारा दिया है कि भाई अमीर एक लिमिट से ज्यादा अमीर नहीं होंगे। अगर वो एक लिमिट से ज्यादा अमीर होते तो उनकी एक्सेसिव दौलत को कुछ तरीकों के थ्रू गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और कम्युनिज्म का बेसिक सिद्धांत ही यही है। कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या बोलती है, कम्युनिस्ट सोसाइटी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में भरोसा रखती है, प्राइवेट ओनरशिप में भरोसा नहीं रखती है। यहाँ पे सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सोसाइटी शेयर करेगी, और इस बात को इंश्योर कौन करेगा, सरकार। तो एक लिमिट से ज्यादा एक प्राइवेट एंटरप्राइज या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल अमीर नहीं हो सकता। यहाँ पे अमीरियत को शेयर करना पड़ेगा, और कुछ इस प्रकार का नारा यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग दे रहे हैं। तो इस समय पे जो आपका बिजनेस क्लास होगी ना चाइना की, वो खासा डरी होगी। खासकर जैक मा के बाद जो हुआ, उसके बाद से तो आप देखिए
जैक मा एक बहुत बड़े बिलियनियर थे, उन्होंने कुछ एंटी जी जिनपिंग स्टेटमेंट्स दिए और जी जिनपिंग ने उनकी बैंड बजा दी। तो बाकी जितने बड़े बड़े बिलियनियर थे ना आपके चाइना के अंदर, थोड़ा उनकी भी इस समय पे हालत खराब होगी, पैंट टाइट होगी कि भाई अब ये जी जिनपिंग हमारे पीछे ना पड़ जाए। अब किस प्रकार से ग्रेजुअली यहाँ पे ओवरऑल अमीरों की वेल्थ को गरीबों में बांटा जाएगा, ये तो देखिए समय ही बताएगा। बट ओवरऑल जी जिनपिंग यहाँ पे कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं और ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है। अगर ये करने में तैयार सक्सेसफुल हो जाते हैं ना जी जिनपिंग, तो आगे आने वाले और 100-200 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार गिरने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की डिक्टेटरशिप को केवल चाइना के लोग ही खत्म कर सकते हैं, और अगर चाइना के लोग समृद्ध हैं तो वो कभी भी अपनी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट रेवोल्यूशन नहीं करेंगे। एक आम आदमी को खाने पीने का पैसा चाहिए और एक डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, अगर ये दो चीजें उसको मिल जाती हैं तो वो रेवोल्यूशन जैसे पचड़ों में कभी नहीं पड़ता है, और यही टारगेट है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।